हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में पहली बार ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास लगने जा रही। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजे से पढ़ेंगे, सारे डाउट कराए जाएंगे, मजा आएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर में पाया जाने वाला द्रव और उसका परिवहन। सबसे पहले हम लोग एक चर्चा करें कि अगर ये सिस्टम हमारी बॉडी से हटा दिया जाए तो क्या होगा। अगर ये सिस्टम हमारी बॉडी में काम करना बंद कर देता है तो पर्सन की डेथ हो जाती है। मतलब जैसे अगर हार्ट काम करना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। आखिर क्यों, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती। इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में परिवहन तंत्र का क्या मुख्य काम है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ऑफ बॉडी फ्लूइड। कभी आपने सोचा, अब कहोगे क्या सोचने के लिए सर कह रहे हो। अरे भाई, एक लाइन लिखी थी, कहां पे लिखी थी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में एक लाइन लिखी थी कि जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं वो सभी क्रियाएं कोशिकीय क्रियाओं का योगफल होती है। ऑल वाइटल एक्टिविटी ऑफ बॉडी इज सम टोटल ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। तो उन सेल को मेटाबोलाइट्स पहुंचाया कैसे जाता है, उन सेल तक पदार्थों को पहुंचाया कैसे जाता है। खाना आप खाते हो आहार नाल में और ऑक्सीडेशन या कंबसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बड़ा अजीब लग रहा होगा। तो ये वहां तक पहुंचता कैसे बेटा। जितने भी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस हैं, उन सबको इसके द्वारा क्या किया जाता है, कोशिकाओं तक भेजा जाता है। तो पहला इसका काम है बच्चों, पहली इंपॉर्टेंस ही है, दिस सिस्टम ऑफ बॉडी ट्रांसपोर्टेड essential nutrients in the cell। विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक भेजने का इसका काम होता है। दूसरा बेटा इसका काम होता है प्रोवाइडेड ऑक्सीजन फॉर एरोबिक respiration इन द सेल। कोशिकाओं में ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन को पहुंचाना भी इसी का काम है। एयर तो हम लंग्स तक लेते हैं, अब लंग्स से ये सेल तक कैसे जाती है, बॉडी फ्लूइड के द्वारा जाती है। तीसरा और एक काम, अब कोशिकाओं के अंदर लगातार बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है ना बेटू, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि ये जैविक क्रियाओं का अखाड़ा है, इज द बैटल फील्ड ऑफ द वाइटल एक्टिविटी। तो उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे अनावश्यक वेस्टेज पदार्थ बनते हैं। हानिकारक, ठोस, वज्र, अभिसरणशील, सारे के सारे जितने भी वेस्ट
अनडिफ्यूजिबल, पॉइजनस, ऐसे पदार्थों को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी शरीर से या कोशिकाओं से बाहर निकालने का प्रमुख रोल बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेशन का होता है। तो तीसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है, हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑब्लिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स। कोशिकाओं में बने हुए, हिंदी वाले बच्चे हमारी सुना करें, हिंदी में पूरी हिंदी बोलता हूं, कोशिकाओं में बने हुए उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, इन तीन बातों का मतलब क्या निकल रहा है? अगर एक लाइन में हम बात करें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, पॉइंट निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा बेटा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सेल टू द सेल, टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। यानी इस सिस्टम का जो मुख्य रोल है वो ये है, शरीर के विभिन्न भागों से पदार्थों को कोशिकाओं तक ले जाना अथवा कोशिकाओं से पदार्थों को अन्य भागों तक भेजना। तो पहला बात आपको समझ में आ गया कि इसका रोल क्या है, और यही कारण है कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो जाए, हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, ब्लड बॉडी में कम हो जाए, ब्लड अपना फंक्शन भूल जाए, आपकी डेथ हो जाती। क्योंकि ये बंद हो जाता है, और जैसे ये बंद हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी, सीधी सी बात। अब इस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? देखिए, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं या हायर एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में इस कार्य को करने के लिए एक स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है। इस स्पेशल फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ये हम बात करने जा रहे हैं। अब कहां पे? देखो, छोटे जंतुओं की बात नहीं हो रही है, खास करके बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यहां पर जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है वो कॉर्डेट्स को लेकर के या ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेकर के किया है। तो देखिए, यहां पर हम ध्यान दें, क्या बात करने जा रहे हैं? इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन, मनुष्य में उपरोक्त कार्यों को करने के लिए एक विशेष प्रकार के फ्लूइड का फ्लो किया जाता है। यूज ए स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी, यूज ए स्पेशल फ्लूइड इन देयर बॉडी। उपरोक्त कार्यों को करने के लिए सभी जितने बड़े जंतु होते हैं, जैसे ह्यूमन, काऊ, मंकी, डंकी, ईटीसी, और भी कॉर्डेट्स होते हैं, जरूरी नहीं केवल मैमल्स की बात की जाए, लेकिन हायर कॉर्डेट्स की बात की जाती है। स्पेशल फ्लूइड इन द बॉडी, अब वो स्पेशल फ्लूइड है कौन? स्पेशल फ्लूइड होते हैं बेटा दो। कौन कौन से? पहला स्पेशल फ्लूइड होता है, दे आर एज फॉलोज। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 लिम्फ। क्लियर हुआ? एक होता है बेटा रक्त और दूसरा होता है लसिका। क्या होता है? लसिका। चलिए, अब पहले इतनी बात का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रक्त परिवहन तंत्र की। अब की बात बिल्कुल हिंदी में बोलूंगा, रक्त परिवहन की बात करने जा रहे हैं, जहां पर
मनुष्य को रेफरेंस मान करके रक्त परिवहन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रक्त परिवहन तंत्र हमारे शरीर में लगा क्यों है। बेटा, हमारे शरीर में लगने के मुख्य कारण ये हैं। पहला, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को पहुंचाना। दूसरा, शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना। कारण, ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। वो ऑक्सीजन भी इसी तंत्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तीसरा, कि कोशिकाओं में बने हुए उत्सर्जी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर लाना और उनको उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना और वहां से शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाना, यह तीसरा मेन काम था। तो इस प्रकार इस पूरे तंत्र का जो मुख्य प्रयोजन है बॉडी में, वो क्या है कि शरीर तक पदार्थों को भेजना, कोशिकाओं तक पदार्थों को भेजना या कोशिकाओं से पदार्थों को भेजना, और शायद इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, परिवहन तंत्र कहते हैं। और इस कार्य के लिए शरीर में दो विशिष्ट प्रकार के द्रव्य पदार्थ लगाए गए हैं और उन फ्लूइड सबस्टेंस को, उन द्रव पदार्थों को हम एक को रक्त और दूसरे को लिम्फ कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं रक्त की, ब्लड की, रुधिर की। देखिए, शरीर में जहां भी सेल्स की बात होती है तो वो जुड़ करके या तो ऊतक बनाते हैं या अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो प्रीवियसली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, व्हाट इज ब्लड? अगर कोई पूछ दे कि रक्त है क्या, तो बेटा ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का ऊतक है। अब बहुत सारे टिश्यू मैंने आपको पढ़ाए थे, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। इनमें से किस लेवल का टिश्यू है या कौन सा टिश्यू है? तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। अब फ्लूइड क्यों है? फ्लूइड इसलिए है क्योंकि एकमात्र ऐसा टिश्यू है बॉडी का जहां फाइबर नहीं होते। आपको बताया था कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें सेल होती, उनमें प्लाज्मा होता है और उनमें प्लाज्मा या मैट्रिक्स एक ही बात है, या उनमें फाइबर्स होते हैं। तीन मेन कंपोनेंट थे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के। दोबारा सुनो, पहला मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स में सस्पेंडेड सेल्स और उन सेल्स के द्वारा सीक्रेटेड क्या, फाइबर्स। तो पहली बात यहां पर ये समझें, ये इस प्रकार का टिश्यू है बच्चों जिनमें फाइबर नहीं होते हैं, ना व्हाइट फाइबर, ना एलोइलास्टिन फाइबर, ना कोलेजन फाइबर। नीट लेवल का पहला क्वेश्चन। अब तो यह है क्या, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या एक तरल संयोजी ऊतक है। अब अगर इसके रासायनिक संगठन की हम बात करें, रासायनिक संगठन की अगर हम बात करते हैं, यानी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो बेटा किसी भी ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है और 45% पार्ट जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जल, प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरीके से, या यूं कहें कि जल, प्रोटीन, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से प्लाज्मा बना होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंतर्गत इस प्लाज्मा में पाई जाने वाली सेल है, क्योंकि बिना सेल के टिश्यू कैसे बनेगा। तो कौन कौन सी सेल है?
पहली सेल होती है एरेथ्रोसाइट सेल्स, एरेथ्रोसाइट सेल्स हिंदी में भी यही कहेंगे, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स या WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जनरली हम इनको ब्लड प्लेटलेट्स कह देते हैं, लेकिन इनका असली नाम होता है बेटा थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इनके डिटेल स्टडी के बारे में। तो जैसा कि बताया गया कि प्लाज्मा जो है बेटा वो फर्स्ट पार्ट किसका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड का। अगर सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल लिया जाए तो प्लाज्मा कैसा दिखेगा? स्लाइटली येलो इन कलर, अपन लोग एक बोलते हैं ना क्रीम कलर, भूसे जैसे रंग का दिखाई देगा आपको, हल्का पीला कह सकते हो। और ये कैसा है? विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड का क्या मतलब होता है? स्टिकी, चिपचिपा। इन रियलिटी ये क्या है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला मैट्रिक्स है। चूंकि इसमें फाइबर नहीं होते हैं इसलिए इसको यहां पर मैट्रिक्स ना बोल करके यहां पर इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जो न सॉलिड है न लिक्विड है, और इसीलिए बेटा इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक बहुत खास बात, ये डाउट काउंटर पर मेरे पास एक दिन क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड सीरम? एवरीबॉडी नो दैट, सभी को ये बात पता है क्या कि ब्लड जब हमारी बॉडी से बाहर आता है तो क्लॉट हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? थक्की के रूप में बदल जाता है। तो अगर हम किसी भी ब्लड से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है सीरम। अगर प्लाज्मा से हम वो सभी पदार्थ निकाल दें, कौन से पदार्थ निकाल दें? कौन से पदार्थ निकाल दें जिनकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उनको अगर बाहर कर दिया जाए तो वही प्लाज्मा अब क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। अगर वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है तो वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। चलिए, तो ये दो मुख्य बातें आपको समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा के केमिकल कंपोजिशन की। जैसा कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले इसी क्लास में कि वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें पाए जाते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, नीट के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर ब्लड से आने, सबसे ज्यादा यहां से पूछा जाएगा। तो जैसा कि यहां पर आपको पता है कि वाटर के बारे में बात की जा रही, तो 90 to 92% वाटर प्रेजेंस इन द प्लाज्मा। अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बेसिकली प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो करीब करीब 7% होती है। कितने परसेंट बताया मैंने? 7% के करीब होती है प्लाज्मा में। इनका नाम क्या होते हैं? पहली प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोनेजेन, फाइब्रोनोजेन। जी हाँ। दूसरी प्रोटीन जो होती है एबुडेंटली प्रेजेंस इन द ब्लड प्लाज्मा, अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलिन। ठीक बेटा। अब तीसरी प्रोटीन जो इसमें पाई जाती है इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है। पहली क्या थी? फाइब्रिनोजेन, दूसरी क्या थी? ग्लोब्यूलिन, और तीसरी होती है एल्ब्यूमिन। अब देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा और क्या पूछा जाता है। यहां से बहुत बार आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फाइब्रिनोजेन कहां बनती है?
पाई तो ये प्लाज्मा में जाती है, लेकिन प्रोड्यूस्ड बाई, और बच्चा चक्कर खा जाता है इस जगह पे ध्यान रखना हमेशा कि फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस्ड बाई लीवर। कहां बनती है बेटा? लीवर में बनती है। पाई कहां जाती है? ब्लड प्लाज्मा में। अब इसका काम क्या होता है, ये ब्लड में क्यों पाई जा रही है? बेटा ये जो है प्ले रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा क्वेश्चन, ये रुधिर के जमाने में, थक्का बनाने में इसका प्रमुख रोल होता है। समझ गए बात को? अब हम बात करें ग्लोब्यूलिन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, और यहां पर 2-3 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन इन द ब्लड, तो इसका मेन काम होता है डिफेंस, प्ले रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? बेटा इसकी कई फॉर्म होते हैं, ये 3 फॉर्म में मेनली पाई जाती है। एक तो होती है अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरी होती है बीटा ग्लोब्यूलिन, और तीसरी होती है गामा ग्लोब्यूलिन। तो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन होती है, गामा ग्लोब्यूलिन जो होती है, ध्यान से समझना इससे, ये जो गामा ग्लोब्यूलिन होती है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, और एंटीबॉडी, आपने सुना होगा IgA, IgG, IgM, ऐसे सुना है ना? तो वो यही होती है, क्या करती है? प्रोवाइडेड इम्यून रिस्पॉन्स। कैसे? अभी मैं क्या कह रहा था, कैसे लिखा होता ना, IgA, IgG, IgM वगैरह वगैरह, तो वो यही होता है। तो यहां से भी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अब अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तीसरा, ये क्या करती है? प्ले, या सीधे सीधे हम लिख देते हैं, जगह कम पड़ रही है, प्ले रोल इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। यह भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आप देख सकते हो कि ऑस्मोटिक बैलेंस कौन कराता? मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्वेश्चन कैसे आया कि विच प्रोटीन मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, ये इसका मेन काम था। अब देखो, अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं इन ऑर्गेनिक मिनरल्स की तरफ। इन ऑर्गेनिक मिनरल्स में बच्चों सोडियम आयन प्रमुख रूप से, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, और साथ साथ कभी कभी यहां पर क्लोराइड जैसे आयन भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ब्लड में कौन से इनऑर्गेनिक या मिनरल्स प्रेजेंस होते हैं, मेनली बेटा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और क्लोराइड। अब देखिए बात करते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंस की। ऑर्गेनिक सबस्टेंस की अगर बात करें तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड या उसके कंपोनेंट्स, लिपिड आप कह सकते हो, लेकिन ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, ये भोजन से आते हैं।
जब भोजन का अवशोषण होता है तो इनकी मात्रा ब्लड में अधिक होती, और जब ये सेल में चले जाते तो इनकी मात्रा कम हो जाती। तो ये कांस्टेंट नहीं है प्लाज्मा में, ये आते जाते रहते हैं। दी सबस्टेंस इंटर एंड लीव्स द प्लाज्मा एट रेगुलर इंटरवल्स। व्हाट डू मीन अबाउट द रेगुलर इंटरवल्स? जब खाना खा लिया, अवशोषण हुआ, तो इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ गई, और जैसे ही क्या हुआ, सेल ने इनको एब्सॉर्ब कर लिया, ये सेल के अंदर चले गए न्यूट्रिएंट्स, तो फिर क्या होगा, इनकी मात्रा कम हो जाएगी। तो कभी भी ये कंपोनेंट्स जो हैं ये ब्लड में स्थिर नहीं होते हैं, इनकी मात्रा कम ज्यादा होती रहती, जबकि इधर वाला जितना सबस्टेंस था वो सब फिक्स रहता है। तो बच्चों ये क्लास यहीं तक रहेगी, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ। बाय।